हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप लोगों को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप समस्त विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12 तक समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप इतने समय के बाद इतना पैसा दीजिए इतने वीडियो देखने के लिए। मतलब ये सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त है। बस आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है ताकि आप सब कुछ समझ जाओ जो आपको समझाया जा रहा है आपकी 12वीं कक्षा की भलाई के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही प्यारे टॉपिक के बारे में, जो कि है गुणधर्म प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। कुछ छोटे छोटे सवाल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, तो बने रहिए और शुरू से लेकर आखिरी तक आपको ये चीजें देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गुणधर्मों के बारे में जहां तक बात है, मैंने बताया भी था कि हम बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। उन कॉन्सेप्ट की मदद से बड़े बड़े सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। पिछले लेक्चर में और उसके पहले के लेक्चर में हमने सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है ये डिस्कस किया, किस तरह से इसके प्रांत और सहप्रांत और परिसर डिसाइड होते हैं ताकि त्रिकोणमितीय फलन जो कि व्युत्क्रमणीय नहीं होते उनको व्युत्क्रमणीय बनाकर उनका प्रतिलोम निकाला जाए। इसके बाद हमने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली की थी 2.1, जिसमें हमने बहुत सारे सवालों में मुख्य मान निकाले थे। यहां पर बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहां मुख्य मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको उन्हें सरल करना होगा और ये आप करेंगे बहुत से छोटे छोटे सूत्रों की मदद से। तो आइए सबसे पहले मैं सारे सूत्र लिख देता हूं आपके सामने। जितने भी गुणधर्म सारे लिख दिए जाएंगे, आपको उनको याद रखना है और नोट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जो भी सवाल आपके सामने आए, जो भी प्रश्न आपके सामने आए, मतलब बेसिकली ये आपको नोट करना ही है। एक छोटी सी जानकारी तो यहां पर आपको दिख ही रही है ना, ये मैं पहले से लिख के लाया हूं। ये क्या है, बेसिकली सारे त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और उनके परिसर या मुख्य मान है। अब अगर मैं यहां पर कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, इसे नोट करके लिख सकते हैं अपन, त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। ठीक है, तो वन बाय वन छोटी छोटी चीजें। पहला फॉर्मूला, मतलब पहले फॉर्मूला का एक साथ सेट आपको दिया गया है। पहला सेट फॉर्मूला क्या है कि यदि साइन के प्रतिलोम में, सुनना, यदि साइन के प्रतिलोम में 1/x हो, कॉस के प्रतिलोम में 1/x हो और tan के प्रतिलोम में 1/x हो, तो इनको आप क्या लिख सकते हैं? तो साइन के प्रतिलोम 1/x को आप कोसेक x लिख सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। कोसेक x कहां परिभाषित होता है? जब x का मापांक 1 से बड़ा हो। ये कहां इसे लिख सकते हैं? सेक का प्रतिलोम x और इसे कॉट का प्रतिलोम x। ये पहला फॉर्मूला सेट का आपके सामने तैयार होता है। ये तब परिभाषित होगा जब x का मापांक 1 या 1 से बड़ा हो। यह भी तभी परिभाषित होगा जब x का मापांक 1 या 1 से बड़ा हो और यहां x धनात्मक संख्या होनी चाहिए। इन तीनों के लिए ऐसे बहुत से फॉर्मूले, इसीलिए अपन ने वहां ना जाकर यहां से शुरुआत की है। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला, मतलब दूसरे फॉर्मूलों की आवश्यकता हमें यहां पर पड़ने वाली है। अगर यहां पर 1/x की जगह -x हो, साइन -x, कोसेक -x और tan -x। याद रखना, साइन, कोसेक और tan में आप इनको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, -sin x -cosec x और यहां पर -tan x। छोटी छोटी बातें काम की। ये कब परिभाषित होगा? तो ये तभी परिभाषित होगा जब x का मान -1 से 1 के मध्य आएगा, है ना। ये तो तभी परिभाषित होगा। साइन x कब परिभाषित होता है? ये कब परिभाषित होगा? जब x का मान, या यूं समझ लीजिए कि x का मापांक 1 से बड़ा या उसके बराबर हो, और ये सारे x के लिए परिभाषित है। और ये मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूं? इसी टेबल से डिसाइड कर रहा हूं। वास्तव में
क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो मतलब जैसे साइन माइनस 1 से 1, इसको पता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मापांक जो है x का वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, बात सेम ही है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अपन मापांक के बारे में बहुत सा डिस्कशन कर चुके हैं। थर्ड सेट फॉर्मूला के बारे में और थोड़ा सा यहां पर आपको आगे जाना पड़ेगा। आगे क्या जाना पड़ेगा? अगर सर कॉस में माइनस हुआ तो, सेक में माइनस हुआ तो, दूसरा कॉट में माइनस हुआ तो, तब हम क्या करेंगे? तो इस केस में जब कॉस में माइनस हो, सेक में माइनस हो, टेन कॉट में माइनस हो, तो यहां पर आपको सब जगह पाई माइनस कॉस एक्स लिखना पड़ेगा। और रुको रुको, यहां पर प्रतिलोम है ना, कॉस का प्रतिलोम एक्स, यहां पर भी पाई माइनस सेक का प्रतिलोम एक्स, और इस केस में पाई माइनस कॉट का प्रतिलोम एक्स। ये कब परिभाषित होंगे? तो परिभाषित होने की कंडीशन वही है, कॉस का प्रतिलोम कब परिभाषित होता है? जब x का मान -1 और 1 के बीच में हो। सेक का प्रतिलोम कब परिभाषित होता है? जब मापांक x 1 या 1 से ज्यादा हो। यह कब परिभाषित होता है? जब x कोई भी वास्तविक संख्या हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, मतलब इन पे बहुत से सवाल आने वाले हैं। ये जो मतलब आने इस पूरे लेक्चर में जितने भी सवाल हैं वो इन पर परिभाषित हैं, इन्हें लिख लीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपन अगले सेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले फॉर्मूले, अरे अगला जो फॉर्मूला है ना वो काफी काम का है, ठीक है, मतलब काम के तो सारे ही, हालांकि मैं फिर से लिख देता हूं, त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म हम लोग कर रहे हैं। मैंने इसीलिए उनको फ्रंट पे नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले बार बार यूज करने पड़ेंगे, तो अपन उनको यहां देख लेंगे। त्रिकोणमितीय या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है यार, मैंने त्रिकोणमितीय यहां पर भी लिखा हुआ है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय नहीं, ठीक है, तो यहां पर भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अच्छा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अंग्रेजी में ITF कहा जाता है, शॉर्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, तो अपन इनको ITF भी बोल सकते हैं बार बार, के गुणधर्म। चलिए खैर, अगले सेट ऑफ फॉर्मूले आते हैं। दो तरह के फॉर्मूले अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एक तो ये जब x की जगह 1/x हो, दूसरा ये वाला जब x की जगह -x हो, तीसरा जब जोड़ हो, और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिखेंगे। पहला फॉर्मूला साइन का प्रतिलोम x प्लस कॉस का प्रतिलोम x, ये वास्तव में इसे सर्वसमीका कह सकते हैं। ये हमेशा π/2 के बराबर होती है। आप लोगों ने कक्षा 10वीं में एक सूत्र सर्वसमीका पढ़ी थी कि साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x बराबर 1, उसके जैसा लगभग, ठीक है। उसके बाद दूसरी सर्वसमीका tan का प्रतिलोम x प्लस कॉट का प्रतिलोम x बराबर π/2, और तीसरी सर्वसमीका सेक का प्रतिलोम x प्लस कोसेक का प्रतिलोम x बराबर π/2। लेकिन कब कब यह परिभाषित है यह देखना आवश्यक है। यह कब परिभाषित होगा? जब x -1 और 1 के बीच में रहे। यह कब परिभाषित है? जब x माइनस या x कोई भी वास्तविक संख्या हो, 10 वाला है ना, तो x कोई भी वास्तविक संख्या हो। और यह कब परिभाषित है? जब x माइनस अनंत से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर अनंत हो। आगे सुनना मेरी बात, x -1 से 1 में है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मापांक x जो है वो 1 या 1 से छोटा है। इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है कि मापांक x 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, दो चीजें हैं, इनको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखने में अच्छा रहेगा, कम समय लगेगा और इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक, तो ये तीनों सर्वसमीकाएं भी आपको याद रखनी है। चलिए 5वीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
अच्छा, इन्हें आप सर्व समीका कह सकते हो, सबको ना क्या कह सकते हो, सर्व समीका है। मतलब कहने का ऐसा है इस केस में कि यदि आप x की जगह आपका जो मन करे वो रखो, यहां पर अगर दोनों सेम है तो हमेशा मान पाई बटा 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, अगेन गुणधर्म है। ठीक है, ITF के गुणधर्म। ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब यहां पर आप एक छोटी सी चीज मान लीजिए, छोटा सा एक नोट करके रखना है कि x और y दो धनात्मक संख्या है, x और y दोनों पॉजिटिव है। मैं उन पे दो तीन सूत्र लिखता हूं। ठीक है, ये चौथा सेट ऑफ फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें है कि 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 10 का प्रतिलोम x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन जब यह लिखा जाएगा तो इस बात को लेकर आप हमेशा श्योर रहें कि जो हर है वो धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि x और y तो दोनों धनात्मक है, ये दोनों धनात्मक है, हर भी धनात्मक होना चाहिए। मतलब x y जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा हुआ तो सर तो कुछ और बातें करेंगे, इसे ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे फिर 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y बराबर पाई प्लस 10 का प्रतिलोम x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। करेंगे वही, लेकिन क्या जोड़ देंगे, पाई। और ये कब जोड़ेंगे, जब x और y का गुणा 1 से बड़ा हो, मतलब x y 1 से बड़े हो। अब ये पहचानोगे कैसे, अरे x और y दिया रहेगा ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बोले कि 10 का प्रतिलोम 3 प्लस 10 का प्रतिलोम 4, तो यहां से x का मान 3 है और y का मान 4 है। x बराबर 3 ले लो, y बराबर 4 ले लो, तो x गुणा y तो 12 आ जाएगा। 1 से बड़ा है तो ये वाला सूत्र लगेगा। खैर, अपन जब सवाल करेंगे तो इनको डिस्कस करेंगे, चिंता की बात नहीं है। तीसरा, सर यहां प्लस की जगह अगर माइनस होगा तो 10 का प्रतिलोम x माइनस 10 का प्रतिलोम y, तो आप इसे लिख देंगे 10 का प्रतिलोम x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। और इस केस में यह माना जाएगा कि एक्स वाई का गुणा -1 से छोटा है, मतलब हर अभी भी धनात्मक है। फटाफट इन तीनों को भी नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या है, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन ऐसा है कि ध्यान देना चाहिए अपन को भी, ये चीज पॉजिटिव रहनी चाहिए, मतलब 1 प्लस एक्स वाई धनात्मक रहना चाहिए। तो एक्स वाई का गुणा -1 से बड़ा आएगा तभी धनात्मक रहेगा। चेक कर लो कि अगर 1 प्लस एक्स वाई पॉजिटिव है कि नहीं है। इसे याद रखने का तरीका ऐसे ही है यार, एक्स 1 को उधर पहुंचाओगे तो -1 से बड़ा रहना चाहिए। मैंने छोटा कर दिया था, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है आखिरी जो आपकी किताब में दी हुई है एनसीईआरटी में, ITF के गुणधर्म। इसमें एक फॉर्मूले को 3 अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है। फॉर्मूला है, यह शायद 5वां सेट होना चाहिए, 2 10 का प्रतिलोम x। 2 10 के प्रतिलोम x को आप 3 तरीकों से लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे साइन के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो कॉस के रूप में, चाहे तो 10 के रूप में। अगर इसे साइन के रूप में लिखना चाहते हैं तो यह ऐसे होता है, साइन का प्रतिलोम 2x बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग। अगर दूसरे वाले के बारे में बात करें तो कॉस का प्रतिलोम 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग। तीसरा, 10 वाले के रूप में अगर लिखना चाहे तो 10 का प्रतिलोम 2x 1 माइनस एक्स का वर्ग, कुछ इस प्रकार से। अब ये आप कब लिखेंगे, उम्मीद है आपको पता है, जब x -1 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। हालांकि इनमें हमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अपन बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। मेन तो मुद्दा अपना वही है, ठीक है। जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि प्रश्न अपने से हल हो जाना चाहिए।
खैर यही ITF के गुणधर्म है। आप सारे गुणधर्मों को एक बार फिर से देख लीजिए, अगर चाहें आप लिखना तो लिख भी सकते हैं फिर से, ठीक है। पहला वाला ये था, ये दो तरह के फॉर्मूले जहां x की जगह 1/x हो और x की जगह -x हो। तीसरे तरह के फॉर्मूले मतलब जिन्हें सर्व समीका हम कह रहे थे। चौथे फॉर्मूले जहां 10 जुड़े हैं आपस में, 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y। और पांचवें तरह के जहां पर एक ही फॉर्मूले को हमने 3 अलग अलग तरीकों से लिखा है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मतलब उदाहरण नंबर 3 है, 1 और 2 अपन पहले कर चुके हैं। दर्शाइए कि साइन का प्रतिलोम 2x वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग बराबर 2 साइन का प्रतिलोम x होता है, और साइन का प्रतिलोम 2x बराबर 1 माइनस x या 2x गुणा 1 माइनस x का वर्ग 2 कॉस का वर्ग x होता है, जहां x की दो अलग अलग कंडीशंस दी गई है। कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाले के बारे में बात करते हैं। मतलब जो मेन फॉर्मूला है ना, जो मेन एक्सरसाइज है वो यही है। मुख्य मान निकालना तो सिंपल चीज थी। आपने इसे माना कि आपको माना y बराबर साइन का प्रतिलोम 2x 1 माइनस x का वर्ग दिया है, ठीक है। अब एक छोटा सा सूत्र है जिसे आप मतलब चाहें तो लिख लीजिए। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जो है ना, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, हालांकि ये चीज हमेशा सही नहीं होती, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये सही है। ऐसा है कि अगर फलन के अंदर उस फलन का व्युत्क्रम उपस्थित है तो वो x के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ अगर फलन के व्युत्क्रम के अंदर भी फलन उपस्थित है तो भी वो x के बराबर होता है। और जिस केस में मतलब मैंने कहा था कि ये हमेशा सही नहीं होता, कुछ केस में सही होता है, और जिन केस में सही होता है वही x के मान किताब में दिए हैं। मतलब हमारे लिए ये भी सर्वदा सत्य है और ये भी सर्वदा सत्य है। अगर हम 12वीं कक्षा की बात करें, मैं बाकी 12वीं के बियॉन्ड जाने की बात नहीं कर रहा, मैं जेई की बात नहीं कर रहा, मैं 12वीं कक्षा की बात कर रहा हूं। ये जो दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं आपके लिए काफी उपयोगी है, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा यहां पर कि मुझे सिद्ध क्या करना है, ये 2 साइन के प्रतिलोम के बराबर होना चाहिए। तो जिसे जो सिद्ध करना है ना, ठीक है, जैसे ये 2 साइन का प्रतिलोम x के बराबर होना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि माना इस केस में x जो है वो साइन थीटा है। x कितना है, साइन थीटा। जब x को साइन थीटा लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है थीटा बराबर साइन का प्रतिलोम x। थीटा का मतलब क्या है, साइन का प्रतिलोम x, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या माना कि थीटा बराबर साइन x है, और हमने इसे मानकर छोड़ दिया बिना किसी परेशानी के, ठीक है। नाउ अब देखना, आगे बढ़ना। आपको लिखा है 2x, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस x के वर्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने x को साइन थीटा लिया है तो 1 माइनस x का वर्ग क्या है, 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा, यही है। 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा क्या होता है, कॉस का वर्ग थीटा। तो 1 माइनस x का वर्ग बराबर कॉस का वर्ग थीटा। छोटे छोटे फॉर्मूले 10वीं कक्षा के, है ना। क्या फॉर्मूले थे कि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1। तो दोनों के बारे या दोनों में काम आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स के वर्ग का वर्गमूल बराबर कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब इसके बारे में बात करते हैं जिस पे हमें बातें करनी है। 2x बटा 1 माइनस एक्स का वर्गमूल, तो 2x गुणा 1 माइनस एक्स के वर्ग का वर्गमूल कितना आएगा। ये 2x का मतलब है 2 साइन थीटा, बिल्कुल सही है। 2x का मतलब साइन थीटा और इसकी जगह कॉस थीटा, बात तो सही है। और एक छोटा सा फॉर्मूला भी हमारे पास कि साइन थीटा का कॉस थीटा में गुणा अगर हो और साथ में 2 हो तो ये साइन 2 थीटा कहलाता है। ये सूत्र है यार, काफी काम के हैं ये ना,
यहां लगने वाले हैं, ये कक्षा 11वीं से आए हुए हैं। तो इसे तो मैं 2 साइन या साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो y था, ध्यान से सुनो, y कितना था? y था साइन का प्रतिलोम 2x 1 माइनस एक्स का वर्ग, और ये 2x गुणा 1 माइनस एक्स के वर्ग को तो अपन ने साइन 2 थीटा लिखा, तो क्या यहां से y को लिख सकते हैं साइन का प्रतिलोम साइन 2 थीटा, और साइन का प्रतिलोम साइन 2 थीटा त्रिकोणमितीय फलन उनका अनुपात कि अगर प्रतिलोम फलन के अंदर फिर से फलन हो तो वो x के बराबर है, मतलब साइन के प्रतिलोम के अंदर साइन, इसका मतलब क्या है? साइन के प्रतिलोम के अंदर साइन थीटा हमेशा किसके बराबर? थीटा के, और अगर थीटा की जगह 2 थीटा हो तो वो 2 थीटा के बराबर, तो y बराबर कितना? 2 थीटा। और पता है ये क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि x जो है वो -1/√2 से 1/√2 तक है। इस कहानी पर हम नहीं जाते हैं, इतना ही मानते हैं अपन, ठीक है। तो ये 2 थीटा, थीटा किसके बराबर? साइन का प्रतिलोम x, तो y का मतलब क्या? y का मतलब 2 साइन का प्रतिलोम x। हो चुका सिद्ध, ये हो चुका है सिद्ध। वेरीफाई कर लीजिए फटाफट। कुछ त्रिकोणमिति 11वीं कक्षा की, कुछ त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति 12वीं कक्षा की, बाकी हमारी मेहनत तो है ही। अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो मैं दूसरे सवाल को इसी मेथड से, मतलब इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। दूसरे सवाल को अगर सॉल्व करना है तो सब कुछ सेम है, बस आपको क्या करना है, सुनना ध्यान से। अच्छा, पहले सवाल में आपको साइन का प्रतिलोम लाना था, और यहां पर x जो है वो -1/√2 से 1/√2 है। x किसके बराबर है? -1/√2 से 1/√2। तो साइन थीटा का मान 1/π माइनस π/4 से π/4 होगा, और अगर इसका डबल करेंगे तो π/2 से माइनस या -π/2 से π/2। वो कहानी में दोहराना नहीं चाहता। खैर, अगर दूसरे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, तो दूसरा सवाल सेम है, आपके सामने वही चीजें लिखी है, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करूंगा मैं ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करूंगा। आपके सामने कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बदली जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है, देख लेना, ठीक है। बाकी आपके सामने सब कुछ समान ही रहेगा। ओके, चलो ठीक है। दूसरे सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो दूसरे सवाल में आपने y बराबर, इसे तो y बराबर ही माना, क्या निकालना है? कॉस का प्रतिलोम, तो x को मान लिया कॉस थीटा, तो थीटा का मतलब कॉस का प्रतिलोम x, थीटा का मतलब कॉस का प्रतिलोम x। अगर थीटा का मतलब कॉस का प्रतिलोम x है तो 1 माइनस एक्स के वर्ग का मतलब क्या? x का मतलब कॉस थीटा, तो 1 माइनस एक्स का वर्ग का मतलब है 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा, और 1 माइनस कॉस के वर्ग थीटा का मतलब होता है साइन का वर्ग थीटा। कहां से आया? यहां से आया, इसको यहां पहुंचा दिया, बस थोड़ा सा कॉस की जगह साइन किया है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो 2x की जगह कॉस थीटा और इसकी जगह साइन थीटा, तो वही 2 कॉस थीटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा आ गया, और साइन के अंदर साइन 2 थीटा, तो यहां पर साइन के अंदर साइन का प्रतिलोम, और वास्तव में यह फिर से 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन थीटा क्या था? कॉस का प्रतिलोम x, तो यहां पर कॉस का प्रतिलोम x। दोनों सवाल सेम है, दोनों का जवाब अलग अलग क्यों? इसकी वजह से x जो है वो दोनों का अलग अलग है, ठीक है। जब ये चीज यहां आ रही है ना, ये तो ये 2 थीटा मुख्य मान के अंदर आना चाहिए, मेन तो बस वही बात है, बाकी तो ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता हुआ, सिंपल है, उम्मीद है आप इसे कर सकते हैं खुद से भी एक बार। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि tan का प्रतिलोम 1/2 प्लस tan का प्रतिलोम 2/11 tan का प्रतिलोम 3/4 होता है, ठीक है। तो tan के प्रतिलोम के अपन ने सूत्र पढ़े हैं कुछ, मैं उन सूत्रों पर आता हूं। tan का प्रतिलोम x प्लस tan का प्रतिलोम y बराबर इतना भी होता है और पाई प्लस इतना भी होता है। अब ये कंडीशन कब होती है? जब x गुणा y का गुणा 1 से छोटा हो और x y का गुणा 1 से बड़ा हो। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने माना
10 का प्रतिलोम 1/2 प्लस 10 का प्रतिलोम 2/11। ठीक है, अपन ने ऐसा माना, ठीक है, मैंने माना कि x बराबर 1/2 है और y बराबर 2/11 है। तो सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि x और y का गुणा कितना है। तो अपन x y का गुणा करते हैं, तो x गुणा y का मतलब कितना है, 1/2 गुणा 2/11 मतलब 1/11, और 1/11 तो 1 से छोटा ही है ना, बस। तो चूंकि x गुणा y 1 से छोटा है, इसीलिए 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y। फॉर्मूला देख लो एक बार फिर से, पाई नहीं आएगा। 10 का प्रतिलोम x प्लस वाई बटा 1 माइनस x गुणा y, तो 10 का प्रतिलोम x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यार बस लिख दो मान, x की जगह 1/2, y की जगह 2/11। तो यहां से मिलता है 10 का प्रतिलोम 1/2 प्लस 2/11 गुणा 1 माइनस 1/2 2/11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बस। तो यहां से ये कितना मिलेगा, लघुत्तम लेकर 10 का प्रतिलोम 11 को यहां गुणा किया, 2 को यहां गुणा किया तो 11, ठीक है, प्लस 4, और यहां से आपके सामने मिलेगा 22 माइनस 2, तो ये मिलेगा 22 माइनस 2। बाकी सब कट गए, देख लो एक बार, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहां से फाइनल जो कैलकुलेशन है वो ऐसा आया कि 10 का प्रतिलोम 1/2 प्लस 10 का प्रतिलोम 2/11 बराबर, ये कितना मिला 15 और ये 20। 10 का प्रतिलोम 15/20, और 15/20 को लिख सकते हैं ना 5 से कैंसिल करने के बाद 3/4। सिद्ध करना था, हो गया, यही आया फाइनल आंसर। ठीक, तो देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जो फॉर्मूले है वो याद तो रखना पड़ेंगे यार। यहां कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बहुत बहुत बार। हालांकि समझ जाओगे ना एक बार तो सब सिंपल है। खैर, 10 का प्रतिलोम cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, जहां x जो है वो -3 π/2 से π/2 के बीच में है। क्या होगा? सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करने के लिए, मतलब आप यूं सोच के चलिए, मैं आपको ऐसे सवालों को हल करने की एक सिंपल सी मेथड बताता हूं। अगर 10 का प्रतिलोम दिया है और सरल करने का बोले तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल होना चाहिए कि यहां tan थीटा बन जाए, और कुछ नहीं। तब जाकर यह सरलतम रूप में थीटा लिखा जा सकता है। क्यों? अपन ने अभी बात की, क्या बात की, कि अगर प्रतिलोम के अंदर फलन हो या फलन के अंदर प्रतिलोम है, हम तो x मान के चलेंगे, बस यही है। तो अगर ऐसा है तो हमें इस पूरे को tan थीटा बनाना है, यह हमारा टारगेट है, बाकी और कुछ नहीं। सोच यही है बस कि 10 के प्रतिलोम को अगर सरल करना है तो अंदर tan थीटा होना चाहिए, एक दूसरे से कट जाएंगे दोनों। तो बस हमने यही इसी सवाल के बारे में बात की। सबसे पहले मैंने माना किसे, cos थीटा या cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स को हम लोगों ने t मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसमें सब कुछ भूल गए, 10 के प्रतिलोम को तो भूल ही गए अपन, ये तो अपन बाद में निकाल लेंगे, है ना। 10 के प्रतिलोम को तो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो ये जो 10 का प्रतिलोम cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स है, आप इसे 10 का प्रतिलोम t लिख सकते हैं। अगर t निकल जाए बहुत आसानी से तो हमारा जीवन सुधर जाए, है ना। मेन बात तो यही है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, फॉर्मूले हैं जिनको याद भी आप लोगों को रखना है। ये कक्षा 10वीं के हैं,
कक्षा 11वीं के हैं, कक्षा 12वीं में भी आपको पढ़ाए गए हैं। तो देखो सबसे पहले आता है एक फॉर्मूला, सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सूत्र यहां क्या क्या जरूरत पड़ जाएगी। सूत्र, सबसे पहला सूत्र है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा होता है cos का वर्ग थीटा माइनस साइन का वर्ग थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं इसको। अच्छा, एक और तरीका है इसे बहुत अच्छे से समझने का या समझाने का। अगर हम हर को और अंश को tan थीटा से या tan थीटा बना दे बेसिकली, तो अगर मैं इसको, तो ये sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और sec थीटा माइनस tan थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा, मैं सोच रहा हूँ बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा भी लिख सकते हैं, और sec थीटा प्लस tan थीटा नहीं छोड़ो, चलो अपन सिंपल ही कर, जो अपने को याद है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और उसके बाद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा गुणा cos थीटा प्लस साइन थीटा। है ना, यही सिंपल सा a का वर्ग माइनस b के वर्ग का सूत्र लगा दोगे इसमें, तो आ जाएगा वो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, खैर ये समस्या नहीं है। दूसरा है 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है, जरूरत के मुताबिक आप इसे cos थीटा माइनस साइन थीटा का वर्ग लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भी वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है क्या? अब देखो, अगर मैं x को 2 थीटा मान लेता, अगर x को 2 थीटा मान लिया जाए, सुनना ध्यान से, सब कुछ आपको सरल करने के लिए बताया जाए, सब कुछ मतलब इसीलिए कि आप सरलतम रूप में इसे समझ ले। इसे तो अपन हटाते, अभी इसका काम नहीं है वैसे। यदि x बराबर 2 थीटा होता तो क्या होता? तो जो t आप निकालना चाहते हैं, जो कि है cos x बटा 1 माइनस साइन x, ये वास्तव में होता cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। मतलब cos 2 थीटा तो ऊपर, और यहां पर 1 माइनस साइन 2 थीटा नीचे। तो इस केस में जो t है, cos 2 थीटा का मतलब क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं cos थीटा माइनस साइन थीटा गुणा cos थीटा प्लस साइन थीटा। भाग देकर देखो, ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा लेके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। cos थीटा माइनस साइन थीटा लेकर हम इसे काट भी सकते हैं बेसिकली, मतलब कट तो ये भी जाता लेकिन नेगेटिव साइन आता, हमें नहीं जरूरत है उसकी। हम क्यों नेगेटिव साइन ले जबरदस्ती? ये से ये कटा क्या? बिल्कुल कटा। तो जो t है वो आया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां से cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी t पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। आप अंश और हर में cos का भाग दे दीजिए। तो अगर आपने यहां पर cos का भाग दिया, जैसे cos का भाग दिया, तो cos को cos से काटा 1 बचा, साइन को cos से काटा tan थीटा हो जाएगा। तो यहां पर तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा, और यहां पर 1 माइनस tan थीटा। अभी भी t पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। एक और छोटा सा सूत्र मेरी तरफ से लिख लीजिए। अरे ये आप लोगों के काम के हैं, मेरे किसी काम के नहीं है। एक छोटा सा सूत्र और होता है, tan पाई बटा 4 प्लस थीटा। मतलब tan a प्लस बी से इसे डिराइव कर सकते हो, tan पाई बटा 4 माइनस थीटा प्लस थीटा बेसिकली। ठीक है, तो ये होता है tan 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, tan पाई बटा 4 प्लस थीटा। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि t tan पाई बटा 4 प्लस थीटा है? ठीक है, अभी सुनना, अगर एक छोटी सी ट्रिक है,
अगर यहां माइनस होता ना तो यहां माइनस होता और यहां प्लस होता। ठीक है, बस इतना सा, बाकी खैर इससे अभी जरूरत नहीं है। अब अपन आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। t का मतलब cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स। और आपको जो जवाब चाहिए है ना, आपको जो प्रश्न है ना उसके बारे में ध्यान देते हैं अपन। तो हमको बोला है tan का प्रतिलोम cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स, जिसे आपने tan का प्रतिलोम t लिखा था, क्योंकि t आपने इसे ही माना था। और t का मतलब तो tan का प्रतिलोम पाई बटा 4 प्लस थीटा है। ठीक है, तो क्या ये चीज ऐसी बन चुकी कि ये हो चुका है tan का प्रतिलोम tan पाई बटा 4 प्लस थीटा। ठीक है, अभी आते हैं अपन और थोड़ी सी जानकारी पर। थीटा क्या था? थीटा तो कुछ था ही नहीं, सवाल में थीटा नहीं था, एक्स था। अब अगर 2 थीटा एक्स है तो थीटा बराबर एक्स बटा 2। ठीक है, तो यहां पर यह हो चुका tan का प्रतिलोम। गौर से सुनना, अभी तो और भी कहानी बाकी है। tan का प्रतिलोम tan में पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2। परंतु ये जो यहां लिखा है ना, आंसर यही होगा नो डाउट, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के अंदर अगर चीज आती है तो इस केस में x होता है। लेकिन ये कब होता है? जब ये x मुख्य मान में होता है। तो मुख्य मान पहले पहचानो कि क्या ये x जो लिखा है, मतलब जो ये चीज यहां लिखी है, क्या ये मुख्य मान में है? मुख्य मान tan का क्या है? तो tan के मुख्य मान के लिए मैं थोड़ा सा आपको और कहीं लेकर चलता हूं, है ना, एक एक चीज समझाने में समय लगेगा आपको। tan का जो मुख्य मान है वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 है। मतलब जो पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2 है वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में होना चाहिए, तो ही अपन उसे लिख सकते हैं। अच्छा, किसी के मन में एक सवाल और भी होगा कि इसमें भी क्या ये x मुख्य मान होना चाहिए? जरूरत ही नहीं है, ये तो तभी परिभाषित होगा जब x मुख्य मान होगा। ये बिना मुख्य मान के भी परिभाषित है, ये तो तभी परिभाषित होगा जब मुख्य मान होगा। तो ये तो हमेशा सही है, ये हमेशा सही नहीं है। खैर, अपन अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं। अभी एक बात बताओ मुझे, क्या आपको x ऐसा दिया गया है? कैसा? सवाल में है कि माइनस 3 पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक है। x माइनस 3 पाई बटा 2 से पाई बटा 2 तक है। पाई बटा 2 तक ही है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, x बटा 2 करना है तो सब दूर 2 से भाग देना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब आपको x बटा 2 से मतलब है ना। अगर x बटा 2 से मतलब है तो आपने इधर भी 2 से भाग दिया तो 3 पाई बटा 2 3 पाई बटा 4 हो गए। ये x बटा 2 हो गए और ये पाई बटा 4 हो गए। अब आपको यहां पाई बटा 4 भी, आपको इसके बारे में बात करनी यार, बाकी कोई मतलब नहीं है। मतलब x बटा 2 प्लस पाई बटा 4 क्या? तो अपन ने सब दूर पाई बटा 4 भी जोड़ दिया। आपने यहां पर भी पाई बटा 4 जोड़ा और यहां पर भी पाई बटा 4 जोड़ा और यहां पर भी आपने पाई बटा 4 जोड़ा। अब देखो, माइनस 3 पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 2, चाहो तो देख लो जोड़ के। ये भी पाई बटा 2। मतलब ये जो कहानी है ये मुख्य मान में स्थित है। अपन को x से मतलब नहीं है, जो 10 के अंदर लिखा है उससे मतलब है। तो वो कहानी तो मुख्य मान में है, बिल्कुल है। इसीलिए अपना फाइनल जवाब आ जाएगा पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2। और ये एक्सरसाइज यहां पर कर देना थोड़ी सी। ये तो सिंपल है ना, x दिया तो उसका आधा करना और पाई बटा 4 जोड़ना है। किसी संख्या को आधा करके उसमें पाई बटा 4 नहीं जोड़ सकते क्या? जोड़ सकते हैं। असमीका है तो सब दूर आधा करो, सब दूर पाई बटा 4 जोड़ो। अगर माइनस चिन्ह होता तो अपन असमीका को बदल देते। हमें पता है कि ऋणात्मक संख्या को गुणा भाग करने से असमीका ऐसी हो जाती है ना। चलो ठीक है, फटाफट नोट करो इसे। चलो यार आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सिंपल सा सवाल है तो सारे, उम्मीद है आपको सारे सिंपल लगेंगे। मतलब सिंपल तो नहीं है सब कुछ, लेकिन आपको लगेंगे ऐसा। चलो ठीक है,
कॉट का प्रतिलोम x का वर्ग माइनस 1 को सरल कीजिए और x 1 से बड़ा है। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि x 1 से बड़ा है, आप x की जगह क्या रखें कि आपका जवाब जो हो वो सरल आए। प्रश्न में आपको बहुत सी चीजें खुद दी जाती है, जो दिया जाता है उसको देख के अपन बहुत कुछ समझ जाते हैं। जैसे अगर मैं x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा रखता, एक तो यह ऑप्शन है कि इसे सरल कर लिया जाए, है ना, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, मैं x की जगह टेन थीटा या कॉट थीटा रखता, ऐसा कुछ रखूंगा ताकि ये सरल होकर सिंपल, मतलब कॉट के प्रतिलोम के अंदर यहां कॉट आ जाए, मेरा यही टारगेट है, कॉट के प्रतिलोम में कॉट आ जाए। तो इन दोनों को रखने से आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान -1 और 1 के बीच में रहता है, मतलब x का मान -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो x 1 से बड़ा कैसे हुआ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मान सारी वास्तविक संख्या रहता है। tan x और cot x का जो मान रहता है, tan x बटा cot x नहीं है, cot x का जो मान रहता है वो सारी वास्तविक संख्या रहता है। मतलब अगर x की जगह cot x या tan x रखा जाए तो मान 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है। सारी वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या है? कुछ भी आ सकता है, तो ये भी नहीं ले सकते। इसमें हम श्योर नहीं है कि मान एक से बड़ा आएगा, है ना, एक से बड़ा आ सकता है, लेकिन 1 से छोटा भी आ सकता है। तो फिर हमारे पास क्या चॉइस है? x का मान सुनना, आप सेक थीटा या कोसेक थीटा रख सकते हैं। एक तो ऐसे पहचाना जाए, क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं ना, उनका मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है या 1 होता है। हमें 1 से बड़ा मान चाहिए, तो अपन 1 से बड़ा मान मान लेंगे कि x जो है वो 1 नहीं है। अब सेक थीटा रखें कि कोसेक थीटा रखें, तो इसके लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ये करते हैं कि ये कॉट है, मुझे इसके अंदर चाहिए कॉट, यहां क्या बनना चाहिए? कॉट बनना चाहिए। अगर ये कॉट है, जैसे अगर ऐसा माने कि वर्गमूल x का वर्ग -1 कॉट थीटा जैसा कुछ बन जाए, तो ये तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक या x का वर्ग -1 जो है वो कॉट थीटा का उल्टा बने, मतलब टेन थीटा बने। अब इनमें से किसका वर्ग करने और -1 लाने से टेन थीटा आता है? मुझे पता है कि सेक का वर्ग थीटा बराबर 1 + tan का वर्ग थीटा होता है। अगर इतना याद है तो बस अपन वही करेंगे। तो अपन ने यहां पर सबसे पहले माना, सवाल में मैंने ये तो जस्टिफाई कर लिया ना कि x का मान में सेक थीटा या टेन थीटा रखूंगा। माना x बराबर सेक थीटा, x 1 से बड़ा है ये मान लेते हैं, ठीक है, एवं x जो है वो 1 से बड़ा है। आप ये मत मानिए कि थीटा जो है या सेक थीटा जो है वो 1 हो सकता है, हालांकि हो सकता है, लेकिन हमने उन मानों को हटा दिया है। अब x का वर्ग कितना हो जाएगा? सेक का वर्ग थीटा, ठीक है। अगर x के वर्ग थीटा में से 1 घटाया तो सेक का वर्ग थीटा -1, है ना, ठीक है। अब चूंकि 1 + tan का वर्ग थीटा बराबर सेक का वर्ग थीटा होता है, तो इस 1 को उधर पहुंचा दोगे तो सेक का वर्ग थीटा -1 तो tan का वर्ग थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। तो x का वर्ग -1 बराबर tan का वर्ग थीटा। और अगर ऐसा है तो x का वर्ग -1 का वर्गमूल बराबर tan थीटा, tan के वर्ग थीटा का वर्गमूल tan थीटा। अगर इसका उल्टा करोगे तो 1 x का वर्ग -1 बराबर 1 बटा tan थीटा, और 1 बटा tan थीटा का मतलब होता है cot थीटा। ओके, तो अब आ जाइए प्रश्न पर। कॉट का प्रतिलोम 1 या x का वर्ग -1, और ये x के वर्ग -1 बटा को तो आपने कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो ये तो मिला कॉट का प्रतिलोम कॉट थीटा। और जैसे ही मुझे कॉट के प्रतिलोम के अंदर कॉट थीटा दिखा, मैंने क्या लिखा कि ये तो थीटा के बराबर होना चाहिए। अब थीटा तो सवाल में था ही नहीं, थीटा तो अपनी मर्जी से लेकर आए थे। तो जब x बराबर सेक थीटा है तो थीटा बराबर सेक का प्रतिलोम x।
तो यहां से जवाब मिला सेक का प्रतिलोम x। फाइनल आंसर। छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जिनकी मदद से आने वाली एक्सरसाइज भी बनेगी और बड़े बड़े सवाल भी बन रहे हैं, है ना। दिखने में ये खतरनाक लगते हैं बेसिकली, पहचानना पता है, जैसे ऐसे आपको बहुत से सवाल दिखेंगे, पहचानोगे कैसे कि यहां अगर कॉट लिखा है तो यहां कॉट बनाना, यहां साइन लिखा है तो यहां साइन बनाना, यहां कॉस लिखा है तो यहां कॉस बनाना, बस। चलिए अगर आपने लिख लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सिद्ध कीजिए कि 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम 2x बटा 1 माइनस एक्स का वर्ग बराबर 10 का प्रतिलोम 3x माइनस 3x की घात 3 और 1 माइनस 3x का वर्ग। छोटा सा फॉर्मूला अपने पास था ना, क्या था? 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y। यहां पर हम मान लेंगे कि x और y का जो गुणा है वो -1 से छोटा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी अपन बात कर लेते हैं, चूंकि एक छोटा सा सूत्र है कि 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y बराबर कितना? 10 का प्रतिलोम x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। और यह सत्य कब होता है? जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। यही होता है ना, जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। तो अपन एक काम करते हैं, माना y बराबर 2x बटा 1 माइनस एक्स का वर्ग हो जाए। इसको अपन ने पूरे को y मान लिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपके सामने x प्लस वाई कितना आएगा? x प्लस वाई का मतलब है x प्लस 2x 1 माइनस एक्स का वर्ग। और इसे अगर सिंपल करोगे तो ये लघुत्तम लेके यहां आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से आपके सामने बचेगा x प्लस वाई बराबर 1 का x में गुणा x माइनस एक्स की घात 3 और वो x इस 2x से जुड़ जाएगा। तो यहां पर तो आपको मिलेगा 3x माइनस 3, सिर्फ x की घात 3, है ना, सिर्फ x की घात 3 डिवाइडेड बाय ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा यार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आप 1 माइनस एक्स वाई निकालना चाहते हैं, ये तो आपने निकाल लिया कि x प्लस वाई कितना है। अगर 1 माइनस एक्स वाई निकालना हो तो x और y का गुणा करो, 1 माइनस x कितना, x की जगह तो x, y की जगह 2x 1 माइनस एक्स का वर्ग। तो यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स वाई बराबर, इसको यहां पहुंचाया तो 1 माइनस एक्स का वर्ग माइनस 2x का वर्ग। तो यहां से मिलेगा 1 माइनस 3x का वर्ग बटा 1 माइनस एक्स की घात 2। यहां 3 नहीं है, 2 है। दूसरा वाला हर वाला कॉन्सेप्ट ये आया। तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई कितना? अगर ये निकालने जाएं कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो ये और ये में ये हर दोनों का समान है तो कट जाएगा। कितना बचेगा? 3x x की घात 3 और ये मिल जाएगा 1 माइनस 3x का वर्ग। क्या यहां 3x ही होना चाहिए? वेट अ मिनट, हाँ बिल्कुल 3x का वर्ग। देखो ये ऊपर आ जाएगा, यहां पर ये और ये कट जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस केस में, इस सवाल में आपको जो सिद्ध करना है वो ऐसे करना है, 10 का प्रतिलोम x प्लस 10 का प्रतिलोम y बराबर, ऐसा होता है 10 का प्रतिलोम x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। ऐसा ही है, ठीक है, ओके। चलो, तो यदि जैसा कि सवाल में जो जरूरत है, अगर मैंने y की जगह 10 का प्रतिलोम 2x 1 माइनस एक्स का वर्ग लिख दिया,
तो इसकी जगह भी जो कहानी है वो सामने आ जाएगी, 10 का प्रतिलोम, ऊपर क्या आ जाएगा 3x माइनस x की घात 3, और यहां पर 1 माइनस 3x का वर्ग। और ये मतलब इसी कहानी को अगर यहां पर हम लोग बताएं तो एक्स वाई का मतलब क्या है, अगर कंपेयर करो, मतलब ये कब लिखा जाता है, जब हर धनात्मक होना चाहिए, अपन तो यही मानते हैं ना, हर धनात्मक होना चाहिए, मतलब 1 माइनस 3x का वर्ग धनात्मक होना चाहिए। इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स वाई धनात्मक होना चाहिए, तभी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 3x का वर्ग धनात्मक होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर ये इसके बराबर है तो इस कंडीशन पर बराबर होना चाहिए। 3x को उधर ले गए, या 3x के वर्ग को यहां लिखा, 1 से छोटा होना चाहिए, मुद्दे की बात यह है, या फिर x का जो वर्ग है वो 1/3 से छोटा होना चाहिए। और एक छोटा सा सूत्र है, असमीकाओं में आपको काम देगा, याद रख लेना। सूत्र है कि यदि x का वर्ग किसी a संख्या से या a संख्या के वर्ग से छोटा हो, x एक वास्तविक संख्या है ना, और a भी, x और a दोनों वास्तविक संख्या है, ऐसा नहीं है कि x और a सम्मिश्र संख्या हो गई, तो इस केस में x जो है वो सदैव a या a से छोटा रहेगा, या x जो है वो a या a के मापांक से छोटा रहेगा। a का मापांक मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहां पर x जो है वो छोटा रहेगा 1/√3 से, और ये आपको दिया हुआ है सवाल में कि ऐसा ही होगा, चेक कर लो, बात खत्म, बिल्कुल बात खत्म। ठीक है, इसका जो मापांक है वो ऐसा कुछ, दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो ये 1/√3 है, तो ये छोटा होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, ये हो रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है, LHS बराबर RHS। खैर, छोटे छोटे सवाल हैं जिन पे आपको बातें करनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉस सेक का प्रतिलोम x प्लस कोसेक का प्रतिलोम x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, चूंकि सेक का प्रतिलोम x प्लस कोसेक का प्रतिलोम x बराबर π/2 होता है। आपको कैसे पता चला? तो हमें ऐसे पता चला, कहां से पता चला, यहां से पता चला। अगर यहां से पता चला तो मैं लिख सकता हूं कि इस केस में जो मुझसे पूछा जा रहा है कि कॉस में सेक का प्रतिलोम x रखने पर, कोसेक का प्रतिलोम x रखने पर ये कितना आएगा, तो मैं कहूंगा ये cos π/2 के बराबर आएगा, और cos π/2 का मान 0 होता है। cos π/2 कितना? cos 0। तो आंसर इज 0। कुछ नहीं है सवाल में। ये क्यों दिया है? क्योंकि ये असमीका तभी परिभाषित होगी जब ये चीज दी जाएगी। अपन इन पे डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, प्रश्न यहां पर समाप्त है। सिंपल सिंपल सवाल है ये तो यार, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और जब तक हम लोग पढ़ा रहे हैं तब तक तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए, और हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, चिंता की बात नहीं है। आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देख रहे हैं। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देखें तो पहली बात, आपको वहां पर भी कोई पैसे नहीं देने हैं, पर वहां पर आपको ये वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, CBSE हिंदी टाइप करनी है, मतलब दिखना, ये www.magnetbrains.com लिखिए, गूगल पर जाइए, CBSE हिंदी में कक्षा अपनी चयन कीजिए, जो भी आपकी कक्षा हो, 10वीं हो सकती है, 12वीं हो सकती है, 11वीं हो सकती है। आपकी 12वीं कक्षा आपने 12वीं पे चयन किया, आपको गणित विषय पढ़ना है, इसके अलावा बहुत सारे विषय हैं, जो विषय पढ़ना हो आप गणित विषय पर चयन कीजिए। जैसे ही आप गणित विषय को क्लिक करेंगे, गणित विषय में जितने अध्याय चल रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनकी सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी NCERT में। अब आपने मान लीजिए कोई अध्याय देखा, उसको पढ़ा, मतलब उसके आपने क्लिक किया किसी अध्याय पर, तो उसके जितने भी वीडियोस में वो अध्याय खत्म हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक सब लिखे रहेंगे। जिस टॉपिक पे आप क्लिक करोगे, आपका वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। और बाकी चीज़ें, बाकी सब सिंपल है। आपको ये पता है कि आपके जो बोर्ड हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं से 12वीं तक समस्त विषय पूरी तरह से फ्री पढ़ाता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।